Hello everyone, welcome back to Aparichit Exam Barrier. I hope your preparation is going very well guys. डेफिनेटली आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज सामने IBPS PO है, अपकमिंग्स RBI असिस्टेंट भी है बच्चे एंड ऑल्सो SBI एंड SBI क्लर्क ऑल्सो. मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि मोस्टली जो टारगेट SBI रहता है बच्चे. सो सब एग्ज़ाम्स कंटिन्यू लगे हैं, ठीक है. सो आप लोगों को कोई कमी नहीं छोड़नी है अपने एफर्ट में, ठीक है. बस मेहनत करते रहिए. और ऑलरेडी मैंने 5 अक्टूबर का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर. आप प्लेलिस्ट में जाइए, डेली करंट अफेयर प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी 5 तक अपडेट कर दिया है. एंड टुडे वी विल डिस्कस 6 अक्टूबर करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट गाइस. एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. और सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं. Y1 बाई आप देख लीजिए बच्चे. एंड मैं कोशिश करूंगा कि हर एक PDF का लिंक आपको इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है. एंड आप लोग अच्छे से सारी 1 बाई 1 जितने भी हैं लाइनअप हैं सब कुछ देखना है अच्छे से, ठीक है. एंड फैक्ट आई रिपीट कि एक्सप्लेनेशन कभी स्किप नहीं करना है बच्चे, बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ऑलरेडी मैं फिर पहले भी बोल चुका हूँ. सो मैं क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इंडिया एंड जापान लॉन्च फंड फॉर एनवायरमेंट प्रोजेक्ट. भारत और जापान ने पर्यावरण परियोजना के लिए डैश फंड लॉन्च किया. ऑप्शन ए 600 मिलियन, ऑप्शन बी 700 मिलियन, ऑप्शन सी 800 मिलियन, ऑप्शन डी इज 900 मिलियन. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, 600 million. Okay. And recently the National Investment and Infrastructure Fund has entered into a collaboration with Japan Bank of International Corporation JBIC to unveil a 600 million India Japan Fund. हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने $600 मिलियन के भारत जापान फंड का अनावरण करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ सहयोग किया है. ओके, इतना याद रखना बच्चे. कितना? इंडिया एंड जापान बच्चे, ठीक है. इंडिया एंड जापान हाउ मच? 600 मिलियन. ओके, ध्यान रखना बच्चे. ओके, 600 मिलियन. कितना? 600 मिलियन. ओके. नेक्स्ट है अबाउट नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. It is an investor on fund manager anchored by the Government of India (GOI) in collaboration with leading global and domestic institutional investors. Okay, so ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय निवेश और सब संरचना कोष के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं. इसको हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चे, ठीक है. यह एक निवेशक स्वामित्व वाला फंड मैनेजर है, ठीक है. एंड जो प्रमुख वैश्विक और घरेलू संस्थागत निवेशकों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा संचालित होता है. कौन करता है बच्चे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. याद रखना बच्चे, कौन करता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. एंड नेक्स्ट है इट इज इंडिया फर्स्ट एवर सोवेरियन वेल्थ फंड SWF विच वाज सेट अप इन द ईयर 2015. ओके. एंड ये जो हुआ था यह भारत का पहला संप्रभु धन कोष है, कह सकते हैं, ठीक है. SWF जिसे बोलते हैं, जिसे वर्ष 2015 में इसको मतलब सेटअप किया गया था बच्चे. कब सेटअप किया था? 2015 में. याद रखना कौन सा? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, याद रखना है, ठीक है. एंड नेक्स्ट है इट इज एन इंस्टीट्यूशन for enhancing infrastructure financing by investing in greenfield, new, brownfield, okay, existing and still project. ये बोल रहे हैं यह ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड और रुकी हुई परियोजनाओं में निवेश करके बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण को बढ़ाने वाली एक संस्था है बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक है. मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो कि ये क्या करती है, इसका क्या रहता है. ये ग्रीन फील्ड जैसे जो ग्रीन फील्ड है और ब्राउन फील्ड है और जो रुकी हुई परियोजनाएं होती हैं, ठीक है, जो रुकी हुई परियोजनाएं होती हैं बच्चे, ठीक है, उसमें निवेश करके ये बुनियादी ढांचों को वित्त पोषण के बढ़ाने वाली एक संस्था है, उनमें बहुत हेल्प करती है. ओके, सो याद रखना है, ठीक है. मेन यही है बच्चा कि
कितना फंड हुआ है और किस किस कंट्री के बीच और कितना है, ठीक। तो इतना एनफ है। और किस प्रोजेक्ट के लिए, एनवायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट एंड यूटी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए इज लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड एंड ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इसका थोड़ा डिटेल रीड कर लेते हैं। चिनाब ब्रिज, द वर्ल्ड हाईएस्ट स्टील आर्च रेल ब्रिज situated in Jammu and Kashmir Rishi town is said to be developed as a tourist spot. ओके, इसको ये कहना चाह रहे हैं बच्चे कि सब जम्मू कश्मीर के रियासी शहर में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील इतना याद रखना, स्टील ओके आर्च रेलवे पुल जिसे बोलते हैं, स्टील आर्च रेल ब्रिज, ठीक है। ब्रिज को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। मतलब कह सकते हो कि बहुत अच्छे से इसे यहाँ पर देखने के लिए लोग जाया करेंगे, ठीक है। इन्हीं के लिए बना रहे हैं इसको, और एक अलग तरीके से फॉर्म किया जा रहा है बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अबाउट चिनाब ब्रिज थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर लेते हैं बच्चा कि कितना बजट है, कैसे क्या है इसका, ठीक है। और कितना लेंथ है इसका। लोकेशन, इट इज लोकेटेड बिटवीन बक्कल और कौरी इन द रैसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, कहाँ पर स्थित है? यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, ओके इसको हम रियासी ही पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच में स्थित है, याद रखना है बच्चे, बक्कल और कौरी, ओके ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के। एंड नेक्स्ट है द 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इज लोकेटेड 359 मीटर्स अबव द चिनाब रिवर। ओके, ये कहना चाह रहे हैं बच्चा कि 1.3 किलोमीटर लंबा यह पुल जो है चिनाब नदी के तल से कितना इसका 359 मीटर ऊपर स्थित है। याद रखना, चिनाब नदी से 359 मीटर इसकी हाइट है बच्चे, याद रखना 359। ओके, इस तरीके से हमारा ऑलरेडी वीकली आता है, ठीक है, जिसको हम वीकली आता है 350 प्लस, ठीक है। आप इसको मेंटेन करके याद रख सकते हैं कि 350 प्लस जो आता है उसमें 359 सिर्फ ओनली 9 प्लस कर दो, ठीक है। तो उस वो किसकी ब्रिज की हाइट हो गई, चिनाब रिवर से, ठीक है, इसकी हाइट है, ठीक है। और इसकी लेंथ जो है 1.3 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। और हाइट इसकी याद रखना, हाइट पूछ सकते हैं, सो मैंने बता दिया हमारा वीकली 350 प्लस आता है, उसमें +9 करके इसको लर्न कर सकते हो। ओके, सो 359 मीटर्स अबव द चिनाब रिवर। ओके, इट इज द हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है, ठीक है। वर्ल्ड की बात हो रही है बच्चे, सो मोस्ट तो वैसे भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इट इज द पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। इट इज द पार्ट ओके ऑफ उधमपुर एंड श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट है द ब्रिज हैज बीन डिजाइन्ड विद द लाइफ स्पैन ऑफ 120 ईयर्स। इस पुल को 120 साल की जीवन अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब 120 ईयर्स का इसका टारगेट बना रहे हैं कि इतना टाइम तक ये डिजाइन किया गया है, ठीक है, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी एक कह सकते हो कि इसकी एक लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट है की फैक्ट अबाउट द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट। ओके, ये कहना चाह रहे हैं बच्चे, फर्स्ट पढ़ लेते हैं फास्ट मोड में, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। The USBRLS project involved the construction of the railway line from Udhampur to Baramulla, joining the Kashmir Valley with the Indian Railway network. Okay.
ये कह रहे हैं बच्चा, यूएसबीआरएल परियोजना के बारे में मुख्य तथा ये मुख्य इसमें ये है बच्चे कि जो इस योजना में जो है उधमपुर से बारामूला तक एक रेलवे लाइन का निर्माण शामिल है, ठीक है, जो कि कश्मीरी घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है, ध्यान रखना है, ठीक है, कश्मीरी वैली को, ठीक है, कश्मीरी वैली को भारतीय रेलवे नेटवर्क से, इंडियन रेलवे नेटवर्क से ऐड करती है या फिर ज्वाइन करती है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन सॉरी एम इसका क्या है, टू कनेक्ट कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, गिव अ पुश टू डेवलपमेंट इन द वैली। इसका एम है बच्चे कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना, ओके, और घाटी में विकास का बढ़ावा देना। याद रखना इसका एम जो है किसका, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का इसका एम है बच्चे टू कनेक्ट कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड गिव ए पुश टू डेवलपमेंट इन द वैली। कश्मीर के देश के बाकी जो बाकी हिस्सों से जोड़ना कश्मीर को, ठीक है, अदर्स कंट्री के साथ जोड़ना एंड और घाटी में विकास का बढ़ावा देना, ध्यान रखना है बच्चे। टोटल लेंथ बच्चा इसका 272 किलोमीटर है, याद रखना है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, ये लंबाई जो है, द प्रोजेक्ट वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002। इसको नेशनल प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है बच्चे, ठीक है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड द प्रोजेक्ट इंक्लूड द इंडियन रेलवे फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन अंजी खाद, ओके। सो ये बोल रहे हैं बच्चे कि इस परियोजना में भारतीय रेलवे का पहला केबल आधारित पुल शामिल है जिसका निर्माण अंजी खंड पर किया जा रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, कहां पर हो रहा है, ऑन द अंजी खंड। नेक्स्ट है, इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज एंड इट इज द पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे। आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, आप लोग देख चुके हो, पहले भी मैंने बोला, ठीक है, कि ये जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भी है, याद रखना, इट इज द पार्ट ऑफ उधमपुर एंड श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, ओके। दिस ब्रिज इज 1315 मीटर लॉन्ग एंड इट इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, बीइंग 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड लेवल, ओके। यह पुल जो है 1315 मीटर लंबा है और नदी तल स्तर से 359 मीटर ऊपर होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप क्लियर होगा बच्चे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा डिटेल में चले गए बट नीडेड था, इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जॉन फोसी द विनर ऑफ 2023 नेबल प्राइज इन लिटरेचर इज एन ऑथर फ्रॉम विच कंट्री। भाई कई जगह ये लोग ना थोड़ा कम छोटा कर देते हैं फॉन्ट, तो मुझे दिक्कत होती है, तो कई बार मिस्टेक्स हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा चश्मा कई बार काम नहीं करता है, ठीक है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से रीड कर लो। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर फॉन्ट अच्छा दिया है बट यहाँ छोटा कर दिया है, तो दैट टाइम प्रॉब्लम्स हो जाता है बच्चे। सो कोई नहीं, हमने हिंदी में भी लिखा है इसलिए। जॉन फॉसे, ओके, साहित्य में किसमें, याद रखना है बच्चे, लिटरेचर में। मैं सारे अवार्ड्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है बच्चे, शायद कल कंप्लीट हो जाएगा, सारा होने के बाद एक नोबेल प्राइज का एक वीडियो लेकर आऊंगा डिटेल्स वीडियो के साथ, ठीक है, उसमें सारे कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कर देंगे उसमें। साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार के विजेता जॉन फॉसे किस देश के लेखक हैं? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी हंगरी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, ओके, आप याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉर्वे, ओके। The 2023 Nobel Prize in Literature was awarded to the Norwegian playwright and author John Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unseeable. ओके, किस लिए दिया गया याद रखना है बच्चे। साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नाटककार और लेखक जॉन फॉर्से को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। ये बच्चे ये राइटर थे बहुत अच्छे, ठीक है, ध्यान रखना है, इसलिए इनको दिया गया है, ये चीज़ भूलना नहीं है, ठीक है। और ही इज द 4th
नॉर्वेजियन रिसीव्ड ऑफ द प्राइज। ओके, याद रखना है कि वह इस पुरस्कार को चौथे नॉर्वेजियन प्राप्त करता है, ध्यान रखना है। ओके, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर आप देख लेना, जॉन फॉसे नॉर्वे है, ठीक है, आप ध्यान रखना। किस लिए मिला है बच्चे? फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड द प्रोस विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। ओके, ध्यान रखना है कि मतलब ये नाटकों को लिखते थे। ओके, एंड गद वगैरह जिससे बोलते हैं हिंदी में, गद वगैरह उसके लिए दिए गए, और अनकही आवाज देते थे, मतलब कह सकते हैं ना कि वॉइस जो देते हैं आजकल बहुत अच्छी सी, मतलब एक्सप्लेन करना चीज़ों को, नाटकों को अच्छे से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ओके, सो ये इसलिए इनको ये प्राइज दिया बच्चे। कहाँ से है ध्यान रखना है, नॉर्वे से हैं, ठीक है, बोला नहीं है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फर्स्ट अवार्ड मिला था 1901 में। ओके बच्चे, रिवार्ड 10 मिलियन है बच्चा, ठीक है, एंड प्रेजेंटेड बाय द स्वदेश अकेडमी, ध्यान रखना है, ठीक है। स्वीडिश अकेडमी इसको अवार्ड को देती है बच्चे, ध्यान रखना है, प्रेजेंट जो करती है। एंड फर्स्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवॉर्डेड इन 1901 टू सूली प्रुदोमी ऑफ फ्रांस, ठीक है, किसे मिला था? सूली प्रुदोम को दिया गया था, सूली प्रुदोम को दिया गया था फर्स्ट जो मिला था, ध्यान रखना। एंड फर्स्ट इंडियन कौन था बच्चे? फर्स्ट इंडियन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन गीतांजलि के लिए बच्चा इनको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में। ओके, याद रखना, ही इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, javelin thrower Neeraj Chopra has won the gold medal at the Asian Games 2023 with a throw। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल सन 2023 में थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए 88.58 मीटर्स, ऑप्शन बी 86.88 मीटर्स, ऑप्शन सी 89.88 मीटर्स, ऑप्शन डी इज 88.88 मीटर्स। भाई इनका कोई मतलब क्या बोलूं मैं, माइंड ब्लोइंग है भाई, ये कंटिन्यू कुछ ना कुछ इतना बेटर करके दे रहे हैं ना इंडिया के लिए, हर बार गोल्ड लेकर आते हैं। प्राउड ऑफ यू सीरियसली, और होना भी चाहिए, बिकॉज भाई इतना मतलब हमारा देश ना बहुत आगे जा रहा है। सो प्राउडली मूवमेंट है भाई, मैं क्या बोलूं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। सो इसको हम पढ़ लेते हैं। Indian celebrate a remarkable one to finish in the main javelin throw competition at the Asian Games 2023 held at the Hangzhou Olympic Sports Park main stadium in the People's Republic of China। रिपब्लिक ऑफ चाइना के होंगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क में स्टेडियम में जो आयोजित एशियाई खेल हैं 2023 में बच्चे। ओके, पुरुषों को जो भाला फेंक प्रतियोगिता है, भारत ने 1-2 से शानदार जीत, मतलब कह सकते हो भाई इन्होंने 1-2 से, ठीक है, शानदार जीत दर्ज कर दी है। वाह वाह वाह। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा सुकर टू द गोल्ड मेडल विल किशोर कुमार जैना क्लिच्ड द सिल्वर एंड showcasing their exceptional talent on the grand continental stage। कॉन्टिनेंटल स्टेज, सॉरी। हाँ, बच्चे ये बोल रहे हैं कि जो नीरज चोपड़ा हैं स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि किशोर कुमार जैना ने भव्य महाद्वीपीय मंच पर अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। बोथ आर प्राउडेबल मोमेंट गाइस, एक्चुअली ये दोनों ही मतलब हमारे लिए एक प्राउड है, नो डाउट, ठीक है। इन्होंने गोल्ड जीता है बच्चे, ध्यान रखना है, और इन्होंने भाई ध्यान रखना क्या जीता है, सिल्वर जीता है, जिसे हिंदी में कहते हैं रजत। ओके, नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा हैज resigning champion delivered an outstanding performance by achieving a season best throw of 88.88 मीटर। जो नीरज चोपड़ा है, मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा ने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.88 मीटर थ्रो हासिल करके उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। याद रखना बच्चे, ठीक है। Next, the remarkable feat not only secured the gold medal for him but also
his second consecutive gold at the Asian Games following his victory in Jakarta 2018, and the man javelin must be weight at least 80 gram and be 2.6 meter 2.7 meter long, while the woman javelin must beat 600 gram and be 2.2 meter 2.3 meter long. यहाँ से मैं बता देता हूँ, ठीक है। इन्होंने सन 2008 में जकार्ता में जीत हासिल की थी बच्चे, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, बल्कि जकार्ता में भी 18 में जीत के बाद एशियाई खेलों में इनका लगातार दूसरा गोल्ड मेडल मिला है बच्चे। सीरियसली बहुत बड़ी बात है। और जो पुरुषों के जो जैवलिन थ्रो होता है, वो भाले का जो वजन था बच्चे 800 ग्राम था, याद रखना है, ठीक है। और जो मतलब भाले का वजन कम से कम 800 ग्राम था, याद रखना है। और 2.6 मीटर 2.7 मीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है। जबकि महिलाओं के भाले का वजन 600 ग्राम का होता है और 2.2 मीटर से 2.3 मीटर लंबा होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, इनके जो भाला था उसका जो वेट था 800 ग्राम था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चे इन न्यूज़ पढ़ लेना, मैं भी पढ़ देता हूँ, ठीक है। नीरज चोपड़ा इंडिया स्टार जैवलिन थ्रो वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स विद ए मैसिव थ्रो ऑफ 88.88 मीटर। ध्यान रखना है 88 पॉइंट मीटर का इन्होंने एशियन में जीता है। नीरज चोपड़ा finishes second in Eugene Diamond League with a throw 83.80 meter, failing to defend his title. Jacob become the champion. Okay. Javelin thrower Neeraj Chopra won the first gold medal for India at the World Athletic Championship in Budapest, Hungary, with a throw of 88.17 meter. याद रखना बच्चे, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इन्होंने बुडापेस्ट में जीता था, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा विल बी लीड द कंट्री चैलेंज इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फ्रॉम अगस्त 19 to 27 2019 to 27, ओके, 2023 इन बुडापेस्ट, ओके, याद रखना है। इंडिया ऑफ द थर्ड जेवलिन थ्रो डे ऑन अगस्त 7 2023, ठीक है। कब जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? अगस्त 7 2023 में, ध्यान रखना है, ओके। एंड इसको आप रीड कर लेना बच्चे, इसको रीड कर लेना, ठीक है। एंड इसको भी रीड कर लेना जो नेक्स्ट है, ठीक है। सेशन लेंथ ही ना हो तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, ठीक है। जो मोस्ट है मैंने रिसेंटली आपको रीड कर दिया है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन री अपॉइंटेड ए सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित चड्ढा, ऑप्शन बी कपिल अग्रवाल, ऑप्शन सी राहुल मेमन, ऑप्शन डी इज अमित अग्रवाल। पेन ले लेते हैं बच्चे। सो आंसर डी इज द राइट आंसर, अमित अग्रवाल इज द राइट आंसर बच्चे, ठीक है। और इसको हम अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं क्या है इनका, क्या क्या लिखा है इन्होंने। ये है सेंटर एक्सटेंड अमित अग्रवाल टेनर एज सीईओ ऑफ UIDAI फॉर 1 ईयर। उड़ई का, ओके, उड़ई का सीईओ का टेनर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ अमित अग्रवाल टेनर एज द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। केंद्र ने UIDAI के सीईओ के रूप में UIDAI के रूप में सीईओ के रूप में अमित शाह अग्रवाल का कार्यकाल जो कर दिया है 1 ईयर बढ़ा दिया गया है। इतना याद रखना बच्चे, आई होप क्लियर होगा। This extension is for a period of 1 year starting 2 November 2023 up to 2 November 2024 or until further order whichever is earlier। यह विस्तार जो है मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। 2 नवंबर सन 2023 से शुरू होकर 2 नवंबर सन 2024 तक अगले आदेश तक जो भी पहला हो, ठीक है, एक अवधि वर्ष के लिए है, ध्यान रखना है। अबाउट यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उड़ई के बारे में थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट, स्टेबलाइजमेंट एंड ऑथराइजेशन।
Unique Identification Authority of India, UDAIN, is a government department established on 12 July 2016. ओके, सो ये एक सरकारी विभाग है उड़ई जो है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई सन 2016 में हुई है। बच्चे ध्यान रखना है कब हुई है, 2016 में, 12 जुलाई 2016 में स्टेबलाइजमेंट हुआ इसका, उड़ई का। ठीक है, इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना है ये जो वर्क करता है किसके अंडर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चे, तो थोड़ा रीड कर लेते हैं। उड़ई इज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्रिएटेड अंडर द आधार एक्ट 2016। जो UIDAI आधार अधिनियम सन 2016 के तहत बनाई गई एक वैधानिक प्राधिकरण है। याद रखना है बच्चे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस क्या होते हैं बच्चे इसके, थोड़ा इसका देख लेते हैं। उड़ई प्रोवाइड्स ए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड आधार टू ऑल इंडियन रेसिडेंट। ओके, आधार एज द universal identity for residents across the country. UDAI links the Aadhaar number with the basic demographic and biometric information of residents. This information includes a photograph, 10 fingerprint and 2 iris scans. The data is stored in secure and centralized database managed by the UDAI. Okay, तो मोस्टली जो है इनका ये कहना है कि बच्चे इसमें जो होता है UIDAI जो होता है सभी भारतीय निवासियों को आधार नामक 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान पत्र, जिसे हम आधार बोलते हैं बच्चे, उसका 12 डिजिट का अंक रहते हैं उस पर। ठीक है, अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। ठीक है, कितने, 12 अंक की। एंड आधार देश भर के निवासियों के लिए एक उड़ई आधार संख्या के निवासियों को बुनियादी जनसांख्यिकी एवं बायोमेट्रिक जानकारी से जोड़ता है। ठीक है, एक बायोमेट्रिक चीज है जो कि पूरा डिटेल एक बार में निकाल देते हैं अगर हम आईडी वगैरह इसका जो डाटा डालें अगर गूगल पे। ठीक है, इस जानकारी में एक इसका आप सभी जानते हैं, सबने आई थिंक बनवा रखा है आधार, तो उसमें एक हम सब जानते हैं एक पिक्चर वगैरह रहता है, फोटोग्राफ वगैरह रहता है। ठीक है, 10 उंगलियों के निशान हो, 2 आइरिस स्कैन शामिल वगैरह होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं, बस ध्यान रखना है 12 डिजिट उड़ई जो प्रोवाइड करता है, 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया whose tenure has been extended till August 2024। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए राजीव सैनी, ऑप्शन बी विनोद काला, ऑप्शन सी अलक कुमार, ऑप्शन डी इज दिनेश खरा। So option D is the right answer बच्चे, दिनेश खरा। Okay, the tenure of State Bank of India chairman Dinesh Khara has been extended till August 2024. Khara was the made the chairman of SBI on October 7, 2020 for a period of 3 years. जो खरा को 7 अक्टूबर सन 2020 को 3 साल की अवधि के लिए SBI का अध्यक्ष बनाया गया था बच्चे। ठीक है, और इनका अभी अगेन फिर से जो दिनेश जी हैं इनका कार्यकाल ऑलरेडी फिर से 2024 तक बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंडेड कर दिया गया है। आई होप क्लियर होगा बच्चे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। आई नो वेरी वेल कि आप सब इस चीज को जानते होंगे कि भारतीय स्टेट बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, नेक्स्ट SBI न्यूज बच्चा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं रिसेंटली वाला। SBI in news most important है, the tenure of State Bank of India chairman Dinesh Khara has been extended till August 2024। इस ओके, आप सब जानते हैं, अभी मैंने रीड करा है, एक्सटेंड कर देगा 2024 तक के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड ए डिजिटल फैसिलिटी फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस टू एफर्टलेस open non-resident external and non-residential ordinary accounts through its mobile app YONO। भारतीय स्टेट बैंक ने अपना मोबाइल ऐप यूनो के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के लिए आसानी से गैर आवासीय, बाहरी और अनिवासी साधारण खाते खोलने के लिए एक डिजिटल सुविधा शुरू कर दी है बच्चे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इट्स नेशनल फर्स्ट ट्रांसिट कार्ड, ए रुपे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC that can be used national wide। ओके, नेशन वाइड।
क्लियर है बच्चे? ये बोल रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपना नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, याद रखना है बच्चा। ठीक है, कौन सा कार्ड है? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, ओके, लॉन्च किया, जो कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत 1 रुपए प्रीपेड उपकरण है जिसे देश भर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, 1 रुपए, याद रखना, 1 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए कस्टमर सर्विस पॉइंट CSP functionality that allow customers to enroll for social security scheme through आधार कार्ड। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहक सेवा कार्य क्षमता शुरू की है, जो ग्राहकों के आधार कार्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नामांकन करने की अनुमति देता है। आई होप क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड 10,000 crore at a coupon rate 7.54% through its third infrastructure bond issuance। ओके, भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी तीसरे बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 7.54% के कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए की मतलब जुटाए हैं। ओके, याद रखना। आई होप क्लियर होंगे। ठीक है, एंड एक आप ये भी देख लेना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखना बच्चा सब है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सब, जो मैंने रीड कर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सेशन थोड़ा लेंथ हो जाएगा, बट आपको सब रीड करना, रिसेंटली न्यूज़ेज हैं सब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेंगलुरु सर्कल रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट कुबेर टू मीट द बैंकिंग नीड ऑफ इट्स कस्टमर। ओके, भारतीय स्टेट बैंक कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास के प्रबंधन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक नई ट्रस्टी कंपनी स्थापित करेगा। इसका ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट कुबेर का देख लेते हैं। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका प्रोजेक्ट कुबेर का क्या है बच्चा, हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड भाई, हमारा पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है आज। भारतीय स्टेट बैंक बेंगलुरु सर्कल, ध्यान रखना है, बेंगलुरु सर्कल ने हाल ही में अपने ग्राहकों को बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च कर दिया है। इतना ध्यान रखना है। किसके लिए किया है बच्चे? बेंगलुरु सर्कल ने किया है इसने। ठीक है, जो SBI है, बेंगलुरु सर्कल ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने, जो बैंकिंग की जो डिमांड्स रहती हैं बच्चे, बैंकों को भी जो जरूरत होती है बैंकिंग की, उसको पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द कंट्रीज बिगेस्ट लेंडर टू रेज 75 million थ्रू बॉन्ड्स टू द फंड ऑफ श्योर बिजनेस ग्रोथ। ये कह रहे हैं बच्चे कि देश के सबसे बड़े ऋणदाता, सबको पता है सबसे ज्यादा भाई लोन देता है भी है, भारतीय स्टेट बैंक ने व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए बॉन्ड के माध्यम से 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। ओके, आई होप सब क्लियर होगा, जो क्लियर ना हो पूछ लेना बच्चे। नेक्स्ट, SBI न्यूज़ आप लोग सब रीड कर ही लेंगे, मुझे पता है, मैं रीड कर देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन फाउंडेड हुआ था 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर बच्चे मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन दिनेश कुमार खरा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रीवियस नेम ऑफ SBI, आप सब जानते हो पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक था। द प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास विद द मर्ज इन 1921 टू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कैसे बना था तुम्हें अच्छे से पता है बच्चे, 1921 में बना था ये सब मर्ज होके। टैगलाइन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। सेकंड है, विद यू ऑल द वे। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 पॉइंट 3 है, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन। ओके, एंड फोर्थ है द बैंकर टू एवरी इंडियन, एंड फिफ्थ है द नेशन बैंक्स ऑन अस। ओके, याद रखना, होना भी चाहिए भाई, मेन बैंक है और कह सकते हो कि ख्वाब होता है मेरे प्यारे बैंकर्स का ये भी, SBI में जाना। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्लेयर ज्योति सुरेखा बेनम एंड प्रवीण ओजस देवताले, ओके, देवताले have won the gold in the mixed team event at the Asian Games 2023.
ज्योति एंड प्रवीण आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? भारतीय खिलाड़ी ज्योति सुरेखा पेनम और प्रवीण ओजस देवताले ने एशियाई खेल सन 2023 में मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति और प्रवीण किस खेल से रिलेटेड हैं, किस खेल से संबंधित हैं बच्चे? सो ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी वुशु, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी आर्चरी, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि तीरंदाजी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आर्चरी में जो है तीरंदाजी, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में। और इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। इंडियन प्लेयर ज्योति सुरेखा बनाम प्रवीण ओझा देवताले have won the gold in the compound archery mixed team event in the Asian Game 2023। ओके बच्चे, आप ध्यान रखना है, इन्होंने जीता है, एशियन गेम्स में जीता है। ठीक है, और आई होप सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। एक ये और पढ़ लेना बच्चा। इन एडिशन इंडियन रेस बालकर्स मंजू रानी राम बाबू also won the bronze medal in the 35 kilometer race बाक mixed team event। ओके, इसके अलावा भारतीय रेस वॉकर मंजू रानी और राम बाबू ने 35 किलोमीटर रेस में वॉक मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। एंड ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चा। ठीक है, इसको थोड़ा पॉइंट्स देख लेना, 159 एंड 158। ज्योति प्रवीण ने दक्षिणी कोरियाई जोड़ी को करीबी जो मुकाबले में एक अंक 159 158 से हराया है, ध्यान रखना। ठीक है, साउथ कोरिया से कोरियन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन फ्लाइट टेस्टेड द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल BSHORADS? ओके, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एंड फुल फॉर्म वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया? ऑप्शन ए वेल, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी हेल, ऑप्शन डी BDL। सो बी इज द राइट आंसर, DRDO। ओके, the Indian Defence Establishment recently initiated a tender for a procurement of 30 units of the indigenous very short range air defense missile system। ओके, याद रखना है कि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने हाल ही में स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली की 30 इकाइयों की कितना 30 यूनिट्स प्रोक्यूरमेंट, याद रखना। ठीक है, 30 यूनिट्स 30 इकाइयों की खरीद के लिए एक निविदा शुरू की है। ठीक है, एंड अबाउट वेरी शॉर्ट रेंज थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे, इसके अबाउट क्या है। इट इज द मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम स्पेशली डिजाइन टू द काउंटर लो altitude aerial threats over short distance। यह एक मेन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम है बच्चा, ध्यान रखना, जिससे विशेष रूप से कम दूरी व कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया है। मतलब ये ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता, जो मोस्टली जो कम हाइट पर रहते हैं उस टाइम पर इसको मतलब यूज करके उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, उससे फाइट कर सकते हैं। इससे हम ज्यादा हाइट, इसको मतलब ज्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते, जो कम दूरी पर है वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज बीन डिजाइन डेवलप indigenously by DRDO Research Center Imarat RCI Hyderabad। It is in collaboration with other DRDO laboratories and Indian industry partners। Next है the use of BSHORAD missile in India is primarily by the Indian Army। ये भारत में BSHORAD मिसाइल का मुख्य उपयोग रूप भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। इसका कौन यूज करता है? भारतीय सेना ही कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है द मिसाइल एंड इट्स लॉन्चर वर डिजाइन्ड बाय द DRDO टू बी पोर्टेबल विच enable their quick development over difficult
टेरन, ओके। मिसाइल और उसके लॉन्चर को डीआरडीओ द्वारा पोर्टेबल होने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कठिन इलाकों में उनकी त्वरित तैनाती के सक्षम बनाता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है, अंडर विच इनिशिएटिव इंडियन नेवी साइंड एन एग्रीमेंट विद सागर डिफेंस फॉर आर्म्ड ऑटोनोमस बोट स्वर्म्स। किस पहल के तहत भारतीय नौसेना सशस्त्र स्वायत्त नाव झुंडों के लिए सागर डिफेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फर्स्ट है स्प्रिंट पहल, इनिशिएटिव जिसे बोलते हैं, ओके। सेकंड है स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, सी सेल्फ रिलिएंट इंडियन इनिशिएटिव, डी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। स्प्रिंट पहल जिसे बोलते हैं, स्प्रिंट इनिशिएटिव जिसे बोलते हैं, इनिशिएटिव किसी चीज की पहल करना होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। The Indian Navy has recently given accordance of necessity AON approval for 12 autonomous weapon boat swarms which have been developed by Pune-based Sagar Defense Engineering. भारतीय नौसेना ने हाल ही में 12 स्वायत्त हथियार युक्त नाव झुंडों के लिए आवश्यकता अनुसार AON को मंजूरी दी, जिन्हें पुणे में स्थित सागर डिफेंस इंजीनियर द्वारा विकसित किया गया है। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं मैं। आप इसको स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, और पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, इसको पढ़ लेना सेकंड को। ठीक है। द एग्रीमेंट बिटवीन द थर्ड को, द एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेवी एंड ऑर्गेनाइजेशन मार्क्स विद 15th कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड अंडर द स्प्रिंट प्रोग्राम। भारतीय नौसेना और संगठन के बीच यह समझौता स्प्रिंट कार्यकर्ता के तहत दिया गया है और 50वां अनुबंध होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेडियम इज द ओपनिंग मैच ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बीइंग प्लेड। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला जा रहा है? ऑप्शन ए अरुणाचल जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ऑप्शन सी ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। ओके, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है आज से शुरू हो गया बच्चे। ठीक है, 2023 का। द ओपनिंग मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2023 बीइंग प्लेड बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड एंड 2009 रनर अप न्यूजीलैंड। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आज से शुरू हो गया है, सबको पता है। ठीक है, सारी चीजें। और विश्व कप 2023 का उद्घाटन जो मैच मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड जो रहा है और 2019 में उपविजेता था कौन था जो नहीं जीता था, रनर अप थे वो थे न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है, ध्यान रखना। ए टोटल ऑफ 10 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप। 10 टीम रहेंगी बच्चे इसमें जो हिस्सा लेंगे। रोहित शर्मा इज द लीडिंग द इंडियन टीम इन दिस वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा इस बार इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गेम ऑफ एशियन गेम्स डिड द पेयर ऑफ दीपिका पालिकल एंड हरिंदर पाल संधू विन द गोल्ड मेडल। एशियाई खेलों के किस खेल में दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी को स्वर्ण पदक जीता? जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है तो वो है भाई ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी स्क्वैश, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी लैन टेनिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्क्वैश इज द राइट आंसर। सो थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। द पेयर ऑफ दीपिका पालिकल and Harinder Pal Sandhu won the gold medal by defeating the Malaysian pair 2-0 in the final of the mixed double squash event. विस्तृत युगल स्क्वैश स्पर्धा के फाइनल में दीपिका पालिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराया बच्चे, डिफीट किया है 2-0 से और गोल्ड मेडल जीत लिया। वाओ। द नेक्स्ट है, द इंडियन पेयर डिफीटिंग मलेशियाई ईफा बिनती अजमान एंड मोहम्मद सौफिक बिन मोहम्मद कमल। ओके, भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की आइफा बिनती अजमान और मोहम्मद सयाफिक बिन मोहम्मद कमाल को हरा दिया है। ठीक है। अर्लियर इंडियन आर्चर्स ज्योति बैनम, अदिति शुमी, प्रीनीत कौर won gold medal in the women compound
आर्चरी टीम एक्चुअली इससे सबसे पहले भारतीय तीरंदाजी थी जिन्हें ज्योति ज्योति नाम था, ज्योति बैनम। ओके, आदिति स्वामी परिणीति कौर ने महिला कंपाउंड तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। बच्चे सारे अवार्ड्स वगैरह मैं एक सेशन लेकर आऊँगा, ठीक है, IBPS PO से पहले, तो उसमें एशियन गेम्स सारा कवर कर देंगे अच्छे से, किस किस ने कितना कितने गोल्ड हैं, कितना है, कितना कितना जीता है, सारी चीज़ें, ठीक है। एक दिन इसका अलग सेशन दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज इनोग्रेटेड पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 इन विच सिटी? पर्यटन मंत्रालय के किस शहर में पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, पेन ले लेते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। न्यू दिल्ली, इन न्यू दिल्ली 4 अक्टूबर 2023, ध्यान रखना है कब हुआ था, 4 अक्टूबर 2023 को। And the 46th edition of Pacific Asia Travel Association, okay, Pata Travel Mart 2023 is being organized by the Magnificent International Exhibition cum Convention Center IECC प्रगति मैदान in New Delhi। ओके, अब बस इतना ध्यान रखिए, कहाँ, न्यू दिल्ली में हुआ था बच्चे, कब हुआ था, 4 अक्टूबर 2023। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये थोड़ा सा देख लेना इसका, द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन स्टेबलाइज्ड कब हुआ था बच्चे, 1951। okay, and the headquarter is Bangkok। okay, malaria vaccine to win global approval is cheaper and easier to make। वैश्विक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मलेरिया टीका का सस्ता और बनाना आसान है। 4th ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3rd, ऑप्शन सी 2nd, ऑप्शन डी 4th है 1st। so option C is the right answer, 2nd। okay, the World Health Organization endorsed a second malaria vaccine to protect children against the deadly disease which killed 6,19,000 people in 2021। ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस कर दिया है बच्चे, कौन सी वैक्सीन है, R21, ठीक है। मैंने अभी 5th वाली में इसको डिस्कस किया है, आप देखेंगे तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, ओके, रैंक ऑफ इंडिया इन द ओक्ला स्पीडेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023। ओक्ला स्पीड टेस्ट, ओके, स्पीड टेस्ट वैश्विक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 47। इन्होंने यार ये करेक्शन नहीं उठाया, दिख ही नहीं रहे इसमें वर्ड्स रेड लाइन की वजह से। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, 47। इसको भी थोड़ा सा करेक्शन की नीड है, करा देंगे, ये थोड़ा रेड लाइन आ रहा है, आई होप ये नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इसको रिमूव करा देंगे। इंडिया 14th पोजीशन on the Ookla Speed Test Global Index, improved 72 places from 119 in September 2022, 47 in August 2023। जो ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स होता है बच्चे, उसमें भारत का 47, भारत जो है, इंडिया जो हमारा 47 प्लेस पर है, जो सितंबर 2022 में 119वें पर था, ठीक है, 119वें पे था, और 72, ये 72 बिल्कुल मतलब बैक हो मतलब क्रॉस करके अगस्त 2023 में 47वें पर पहुंच गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है द सीटल हेडक्वार्टर ओकला इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट इंडियाज रिमार्केबल 5G एडवांसमेंट elevates its global mobile ranking, says over the past year mobile download speeds in the country have seen significant improvement। ये कह रहे हैं बच्चे कि जो सीएटल मुख्यालय वाले ओकला ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत के जो उल्लेखनीय 5G उन्नति, इसकी वैश्विक मोबाइल रैंकिंग को बढ़ाया में कहा है कि पिछले वर्ष के दौरान देश में मोबाइल डाउनलोड गति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। तो ओकला के अनुसार जो सबसे तेज जो स्पीड वाले मोबाइल हैं, तेज मोबाइल स्पीड वाले जो टॉप कौन से कहाँ पर हैं, एक यूए में है, ठीक है,
और फर्स्ट प्लेस पर यूएई है बच्चे, किसमें, मोबाइल स्पीड में, एज पर किसके अकॉर्डिंग है ये, ओकला, ओ ओकला। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन सॉरी, फर्स्ट यूएई, सेकंड पोजीशन जो रही है कतर, थर्ड कुवैत, एंड फोर्थ नॉर्वे, एंड फिफ्थ डेनमार्क। आई रिपीट, इंडिया का याद रखना है 47th। ओके, कितना, 47th। आई होप आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड द ग्लोबल सीईओ ऑफ पे यू। ऑप्शन ए अनिबर्न मुखर्जी, ऑप्शन बी एलेक्स ग्रेस, ऑप्शन सी अमरीश राव, ओके, ऑप्शन डी इज जॉन कैपलान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। सेकेंड, अनिबर्न मुखर्जी, ओके, अनिबर्न मुखर्जी जो है अपॉइंट हुए ग्लोबल सीईओ ऑफ पे यू के, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कंट्री फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन इन विच सिटी। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी इज बेंगलुरु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, ओके, भोपाल इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ दिव्यांगजन नेम्ड आफ्टर फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। ओके, याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश की पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है बच्चा, फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन, मतलब बहुत अच्छी बात है यार, क्या बताऊं मैं, बहुत अच्छी बात है, दिव्यांगजनों के लिए है ये, ठीक है। और ये कहां पर है, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना। दिस इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स, एनहेंस टैलेंट एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्पोर्ट डिसिप्लिन्स। ये बोल रहे हैं कि बच्चा कि इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना है, प्रतिभा को निखारना एंड विभिन्न खेलों विषयों पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा। दिव्यांगजन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कैन प्रैक्टिस एंड ट्रेन इन द अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकते हैं। ध्यान रखना, पूरे देश के इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल तो हमें बैंक में जाना है बच्चे, ठीक है। सो भाई हमारा एम है, एंड आई होप कभी किसी को जाना ना पड़े, मैं गॉड से प्रे करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ध्यान रखना, विच कंट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लिख देता हूँ एक बारी, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट, विच sorry, which country has recently launched its remote sensing satellite याओगन 3304 into space। क्या नाम है बच्चे, याओगन, याओगन 3304, ओके। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी ईरान। So option B is the right answer, China. China sent its latest remote sensing satellite into space from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China. चीन ने अपना नवीनतम रिमोट सेंसिंग उपग्रह उत्तर पश्चिम चीन के जुआक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में भेजा है। जैकुलाइन सैटेलाइट से लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। The satellites Yaogan 3304 was launched on a Long March 4 carrier rocket and has entered in planet orbit successfully. यह उपग्रह जो है, याओगन जो है, वो मार्च 4 थी वाहक रॉकेट पर लॉन्च किया गया था और यह सफलतापूर्वक अपने नियोजित कक्षा में प्रवेश कर गया है। भाई अच्छा खेल रहे हैं ये लोग भी, बढ़िया है, अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट टू यूज्ड फॉर scientific experiments, land resource surveys, crop yield estimates and disaster prevention and relief work
ऑब्जेक्ट है बच्चे इसका वैज्ञानिक प्रयोगों, भूमि संसाधन सर्वेक्षण, फसल उपज अनुमान, आपदा रोकथाम और राहत कार्यों के लिए उपयोग किया जाना। ये देखने जा रहे हैं कि भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा है, हम भी वही हैं, टेंशन ना लो। द लॉन्च वाज द 489th फ्लाइट मिशन ऑफ द लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज। यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्क वाहक जो है रॉकेट श्रृंखला का 489वां उड़ान मिशन था। ठीक है, याद रखना। Who has been appointed the Deputy Chief of the Naval Staff DCNS? RN Batra, ऑप्शन बी शारदानंद सिंह, ऑप्शन सी धर्मेंद्र कुमार सिंह, ऑप्शन डी तरुण सोबती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। वाइस एडमिरल तरुण सोबती has assumed the role of Deputy Chief of the Naval Staff. He replaced Vice Admiral Sanjay Mahendru, who retired on September 30, 2023 after 38 years of his service. So ये बोल रहे हैं कि बच्चा वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की भूमिका संभाली है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या नाम है? तरुण सोबती। ओके, एंड उन्होंने वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू का स्थान लिया है। क्या नाम है? संजय महेंद्रू का स्थान पर आए हैं ये, जो 38 साल की सेवा के बाद 30 सितंबर सन 2023 को रिटायर हो गए बच्चे। इनकी जगह पर ये आए, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। which day of the year is celebrated as the World Habitat Day? Option A 3rd October, option B 6th October, option C 4 October, and option D is 5th October. Okay, so option D is the right answer बच्चे, 5th October. Okay, and इसका थीम आप लोग याद रख लेना बच्चे। The theme for 2023 World Habitat Day is resilient urban economic cities are the drivers of growth and recovery. Okay, नेक्स्ट है, थोड़ा हमने स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, द फर्स्ट पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पीसीआर वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी जर्मनी। सो अब जर्मनी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर एआरसी amortized reconstruction company? ऑप्शन ए asset reconstruction company, बी हो गया। ऑप्शन सी इज amortized revolved company, ऑप्शन डी asset revolution company, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, asset reconstruction company। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NCFE सेटअप? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। सो बी इज द राइट आंसर, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a promoter of National Center for Financial Education NCFE? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी SEBI, ऑप्शन सी IRDAI, ऑप्शन डी SIDBI। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, SIDBI इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर द नेटवर्क ऑफ इशूइंग द acquiring banks through which payment cards for certain brand are processed? ऑप्शन ए कार्ड नेटवर्क, ऑप्शन बी पेमेंट नेटवर्क, ऑप्शन सी NACH, ऑप्शन डी SWIFT। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्ड नेटवर्क। is the rate charged to a merchant for payment processing service on debit credit card instructions? Option B is the right answer, MDR. Okay, next question, government department have to make of their procurement from MSE 25%, option A B 10%, option C 50%, option D 75%. option D is the right answer, option A is the right answer. Is the apex body responsible for the development of the MSME sector? Option A SEBI, option B RBI, option C SIDBI, option D NABARD. So SIDBI is the right answer. Next question, which of the following is the settlement entity for TREDS? Option A SEBI, option B SIDBI, option C RBI, option D NPCI. Entity for trades, ध्यान रखना है। So entity for trades जो है ऑप्शन D NPCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया MSME आर डिफाइंड बेस्ड डैश इन प्लांट एंड
मशीनरी इक्विपमेंट, ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी डिवीजन, ऑप्शन सी लिमिटेशंस, ऑप्शन डी डाइवर्सिफिकेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन्वेस्टमेंट। ओके, सो फाइनली सेशन यही फिनिश होता है बच्चे, और हम फोर्थ का भी अपडेट कर देंगे, और कल से आप लोग सब अच्छे से आइए। संडे मंडे का वो एक सेशन आएगा, ध्यान रखना, संडे मंडे का सेशन एक ही सेशन आएगा, ठीक है। और हर एक सेशन का पीडीएफ कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, बिकॉज ये ज़रूरी है। मुझे फील होता है कि आप लोगों के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। ठीक है बच्चे, अगर पसंद आ रहा है तो ओके, इफ़ कुछ इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना है किसी चीज़ में, और तो मैं उसको इम्प्रूव करा दूंगा बच्चे, ठीक है, अच्छे से, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से करते रहिए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और सॉरी गाइज, ये जो इसमें कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़े से रह गए, हिंदी में कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो वो आप लोग थोड़ा आज मैनेज कर लेना। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा हेल्थ इशू है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, बट आज सब अपडेट कर देंगे अच्छे से, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल्स आप लोग ज्वाइन कर लेना, और बाकी चैनल्स लिंक है, ठीक है, साइट का, यूट्यूब का, फेसबुक का, सब लोग सेशन को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। ओके, सो फिर मिलते हैं 7 अक्टूबर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं यहीं पर सेशन को फिनिश करता हूँ, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।